हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन मित्तल और लगभग 20 साल से मैं आगरा में जनरल स्टडी को पढ़ा रहा हूँ। और इस समय मैं संविधान सभा पार्ट 2 एक अपनी वीडियो लेकर आया हूँ। और संविधान सभा पार्ट 1 वीडियो आप लोगों ने उम्मीदें देख ली होगी, क्योंकि बच्चों अगर आप सीक्वेंस से नहीं चलेंगे, सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करेंगे ना, तो फिर मेरा पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये एक इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है ना, आपको फैक्ट भी मिलेंगे और कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। देखिए, बिना फैक्टों को अगर याद करते रहोगे तब भी पेपर निकालना मुश्किल है, और अकेले कॉन्सेप्ट के बेस पर रहोगे तब भी पेपर निकालना मुश्किल है। तो यहाँ हम दोनों चीज़ों का समन्वय लेके चल रहे हैं। तो इसलिए सारी वीडियो, जो बच्चे इस वीडियो के साथ मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो ध्यान रखें, मेरे इससे पहले जो 2 वीडियो पड़ी हुई हैं उन्हें ज़रूर देखें, सिस्टमेटिक ढंग से काम करें, क्योंकि तभी तो आप टेस्ट पेपर देने के लायक हो पाएंगे बच्चों। क्लियर? तो मैं स्टार्ट करूं बच्चों, चलिए। मेरी जो लास्ट क्लास थी संविधान सभा पार्ट 1, तो उसमें मैंने आपको जो स्टार्ट किया था वो कैबिनेट मिशन के साथ स्टार्ट किया था। जो एंड किया था वो कैबिनेट मिशन पर एंड किया था। कैबिनेट मिशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में जो संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है, जो लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था, संविधान सभा का गठन जो होगा वो किसके आधार पर होगा बच्चों? कैबिनेट मिशन के आधार पर 1946 में। यही हमारे संविधान सभा का पूरा प्रारूप लेकर आएगी, ठीक है ना, कि हमें किस तरीके से अपने यहाँ ये संविधान सभा का गठन करना है। संविधान सभा के गठन के लिए आई कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर हैं। एक हैं पैथिक लॉरेंस, एक हैं ए.बी. अलेक्जेंडर और तीसरे हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स। इन्हें हम पढ़ चुके थे क्रिप्स मिशन के अंतर्गत। बच्चों, पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन कौन थे? ठीक है ना, तो आपको आंसर लिखना है पैथिक लॉरेंस। अब बात समझते हैं कि इसे कैबिनेट मिशन ही क्यों कहते हैं। इसे कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है कि पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों के तीनों कौन है? ये तीनों के तीनों ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है, कैबिनेट मंत्री हैं। इसलिए इस मिशन को क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिशन कहा जाता है। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। ये एक ऐसा पद था जो ब्रिटेन के अंदर स्थापित किया जाता था भारत के लिए। सब कुछ कहें कि इसे सर्वोच्च अधिकारी कहा जा सकता है ब्रिटेन में। और भारत में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? भारत में सर्वोच्च अधिकारी होता था वायसराय। ये नौसेना अध्यक्ष हैं ए.बी. अलेक्जेंडर, और ये ब्रिटिश व्यापार संघ अध्यक्ष हैं कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स। समझ में आया बेटा इतना कैबिनेट मिशन? अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा। जीएस में मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं, जहां 3 चीजें हों वो जीएस के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, ठीक है ना, उसे यहाँ क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? 3 नाम ये डालने हैं, एक नाम कोई और डाल देगा। क्लियर? तो इसलिए जहां 3 दिखाई दें वो जीएस के अंदर 20 साल के अनुभव से आपको बता रहा हूं बच्चों कि ये 3 नाम आते ही 3 नाम वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? बात समझ में आई? चलिए बेटा आगे चलते हैं। अभी इसे रिवाइज और करा दूंगा आपको। समझना बच्चों, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में जो सदस्य संख्या रखी गई वो कितनी रखी गई थी? 389। अब ये 389 ही क्यों? 500 क्यों नहीं? 600 क्यों नहीं? 400 क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि बेटा यहां पर 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का प्रावधान। यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि आपको दिया जाएगा। तो लगभग उस समय भारत की जनसंख्या रही होगी 39 करोड़ के आसपास। इसलिए ये सीटें कितनी है बेटा? 389। एक एक चीज को समझते चलिएगा।
389 को दो भागों में डिवाइड किया, एक निर्वाचित सदस्य में किया और एक मनोनीत सदस्य में। बच्चों यहाँ क्या है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे, 20 साल का अनुभव है, बहुत सारे बच्चों से ये क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को आपको नहीं आए तो आप है ना थोड़ा सा समझना बच्चों। एक होता है निर्वाचित सदस्य और एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव, इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। निर्वाचित सदस्य उस सदस्य को कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ, उसके अपोजिशन में और व्यक्ति या एक व्यक्ति और खड़ा हो गया और उसके निर्वाचन में एक से अधिक लोग भाग ले रहे हो, वो सदस्य कैसा कहलाएगा? निर्वाचित सदस्य। क्लियर? लोकभाग बनना निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं? जिसमें जनता निर्वाचन करे वो निर्वाचित सदस्य है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। मनोनीत सदस्य किसे कहते हैं? कि एक ही कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हुआ और उसके निर्वाचन में एक व्यक्ति या एक संस्था ने ही भूमिका निभाई, एक से अधिक लोग नहीं लगे उसके निर्वाचन में, तो उसे क्या कहा जाएगा? मनोनीत सदस्य। यही समझ लो बच्चों, प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव उसे कहते हैं जिसमें डायरेक्टली जनता भागीदारी करे, और अप्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें जनता की भागीदारी न हो। इसका मतलब राष्ट्रपति निर्वाचित सदस्य है लेकिन उसका निर्वाचन किसके द्वारा हो रहा है? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा हो रहा है। बात आई समझ में? निर्वाचित सदस्य और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इन चुनाव को आपको समझना ही होगा। निर्वाचित सदस्य कितने? 296। मनोनीत सदस्य कितने? 93। अब इसमें निर्वाचित सदस्य भी हैं, मनोनीत सदस्य हैं, इसलिए यह संस्था बच्चों कैसी हो जाएगी? आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के सदस्य हैं। ये बच्चों क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा जो है किस तरीके की संस्था थी, ठीक है, निर्वाचित संस्था थी, मनोनीत संस्था थी, किस तरीके की संस्था थी? तो आपको समझना पड़ेगा कि ये आंशिक रूप से निर्वाचित है और आंशिक रूप से मनोनीत, यानी कि इसमें दोनों प्रकार के मेंबर शामिल हैं। निर्वाचित सदस्य किस तरीके से थे? ये सीमित मताधिकार के आधार पर किए गए। सभी लोगों को उस समय वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है ना, सीमित मताधिकार के आधार पर। अब समझते हैं, ये 296 मेंबर हैं, इसमें से 292 मेंबर ब्रिटिश प्रांत, प्रांत क्या बेटा? प्रोविंस, यानी कि वर्तमान समय के राज्य। और उस समय ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 11, ठीक है ना। यहां डायरेक्टली रूल हुआ करता था किसका बेटा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। यहां पर 4 जो कमिश्नरी प्रांत हैं, तो इन क्षेत्रों में जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, इन चारों क्षेत्रों में, ठीक है, एक कमिश्नर की नियुक्ति की जाती थी, एक कमिश्नर की, और ठीक है, उसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार यहां पर शासन कराया करती थी, ठीक है ना। अब देखना बच्चों कि यहां जो सर्वाधिक मेंबर लिए गए वो लिए गए किससे? संयुक्त प्रांत से। कितने लिए गए बेटा? 55 सदस्य। संयुक्त प्रांत आज इसे आप उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। मद्रास 49 मेंबर, ठीक है ना। बाकी के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंबई, बिहार, उड़ीसा, सिंध, बंगाल, असम, मध्य प्रांत और उड़ीसा, यानी कि ये टोटल कितने प्रांत हो गए? 11 प्रांत हो गए। क्लियर? समझ में आया ना बच्चों? दिल्ली, अजमेर व मेवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान 4 हो गए, ठीक है ना। इन चारों से एक एक मेंबर। अजमेर व मेवाड़ आप जानते ही होंगे राजस्थान में है, कुर्ग कहाँ पर है? कर्नाटका में है, ब्रिटिश बलूचिस्तान इस समय कहाँ पर है बच्चों? पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है ना। यहाँ ये 93 जो मेंबर लिए गए, 93 मेंबर ये बेटा लिए गए देसी रियासतों से। ये जो देसी रियासतें, इसका मतलब क्या होता है? एक छोटा सा क्षेत्र और उसका एक राजा।
ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ही हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर शासन करने का जो जिम्मा दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो राजाओं को दिया गया। ठीक है ना। इसमें सर्वाधिक मेंबर कहाँ से, मैसूर से आए। मैसूर आधुनिक समय में आप इसे किस नाम से जानते हैं बच्चे, इसे जानते हैं आप कर्नाटका के नाम से। त्रावणकोर से 6 आए और हैदराबाद ने एक भी मेंबर इसमें नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा, हैदराबाद की कहानी को हम बेटा बाद में समझेंगे। ठीक है ना, क्लियर हुआ। टोटल मेंबर कितने, 389, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि है इसलिए 389 है। इनको 2 भागों में डिवाइड करिए, 296 और 93 में। ठीक है ना, 93 में निर्वाचित सदस्य 93 है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों मैंने आपको समझा दिए, इसलिए ये आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत संस्था होगी। ठीक है, 296 को 2 भागों में डिवाइड करें, 292 और 4 में। ठीक है ना, ब्रिटिश प्रांत से 11 और सर्वाधिक कहाँ से आएंगे, संयुक्त प्रांत से 11 के ये नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। 4 कमिश्नरी प्रांत ये हैं। देशी रियासत किसे कहते हैं, एक छोटा सा क्षेत्र और उसका एक राजा। क्लियर। सर्वाधिक कहाँ से आए, ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, सिस्टमेटिक ढंग से, मैंने बोला ना कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और फैक्ट भी मिलेगा आपको। ठीक है ना, बस मन लगा के आप लोग पढ़ते रहिएगा बच्चों। आगे देखते हैं। बच्चों देखिएगा, ये जो निर्वाचित सदस्य थे वो 296 थे, 296। इस 296 को 3 तरीके से इन्होंने बांटा। एक, मुस्लिम में इनके लिए सीटें रखी गई 79। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट उतार ले, लेकिन वो कैंडिडेट कौन होगा, मुस्लिम होगा। कांग्रेस की तरफ से कौन कैंडिडेट खड़ा होगा, ठीक है, मुस्लिम। मुस्लिम लीग की तरफ से मुस्लिम, ठीक है ना, अन्य पार्टियों की तरफ से मुस्लिम। यानी कि कोई भी जीते, कोई भी पार्टी जीतेगा आखिरकार कौन, मुस्लिम। ये इसलिए किया जाता है कि इन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। ठीक है ना। ऐसे ही इन 4 सीटों पर कौन लड़ेंगे, सिख, किसी भी पार्टी के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सामान्य सीटें हैं, 213 सामान्य सीट। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हिंदू भी चुनाव लड़ सकेगा, सिख भी लड़ सकेगा, मुस्लिम भी लड़ सकेगा, ईसाई भी लड़ सकेगा, किसी भी धर्म का कोई भी यहां पे चुनाव लड़ सकेगा बेटा। ठीक है ना। हमारे यहाँ अभी भी तो होता है ना कि ये एससी सीट आ गई, ये ओबीसी सीट आ गई। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ धर्म के आधार पर था ये काम। निर्वाचन प्रणाली जो अपनाई गई वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत। ये क्या होती है आज ही समझेंगे। ठीक है ना, इस चीजों को खत्म करने के बाद। अब बच्चों सबसे बड़ी बात समझिएगा, कोई भी इलेक्शन होता है, कोई भी कुछ होता है, तो हम लोगों की एक इच्छा होती है कि भाई सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि भाई कितनी सीटें किस पार्टी को मिली। तो मैंने यहाँ 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, उसका मैं आप लोगों को ब्यौरा दे रहा हूँ कि 296 सदस्य किस तरीके से निर्वाचित किए और किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें प्राप्त हुई। इसमें सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस क्या करेगी, 217 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसमें से 208 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। ये आंकड़े आगे आने वाले जो लेक्चर है ना बेटा, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मुस्लिम लीग ये 78 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसे सीट मिलेंगी कितनी बेटा, 73। क्लियर। यूनियनिस्ट को 1 सीट मिलेगी, यूनियनिस्ट मुस्लिम को 1 सीट मिलेगी, अनुसूचित जाति को 1 सीट मिलेगी, कृषक प्रजा को 1 सीट मिलेगी, अनुसूचित जाति पर्सन को 1 सीट मिलेगी, सिख को 1 सीट मिलेगी और साम्यवादी को 1 सीट मिलेगी, और स्वतंत्र या बेटा निर्दलीय, निर्दलीय मतलब जो किसी भी दल से चुनाव न लड़ते हों, इनको सीट कितनी मिलेंगी, 8 सीट। ठीक है ना, इनको सीट मिलेंगी बेटा 8। तो आप देख रहे हैं एक चीज, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पश्चात
सबसे ज़्यादा सीट लाने वाले कौन हैं? निर्दलीय लोग हैं, स्वतंत्र या निर्दलीय लोग। ये उस समय की सीटों का ब्यौरा था। हर चीज़ बेटा, आप जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा ना तो मैं आपका टेस्ट पेपर लूँगा और आपसे बोलूँगा अभी आपके पास कोई भी सॉल्व पेपर हो, अनसॉल्व पेपर हो, आप उनमें देखिएगा, संविधान सभा के क्वेश्चन आपको A to Z मिलेंगे बेटा, ठीक है ना। बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आपको ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। अब देखते हैं, आपका एक टॉपिक रह गया, उसे भी इसमें क्लियर करा दे रहा हूँ। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और दूसरा नाम क्या था बेटा? एकल संक्रमणीय मत। आप जानते हैं बेटा, थोड़ा सा डीप होके पढ़ेंगे, इन दोनों को बोला जाता है हेयर प्रणाली। बच्चों, इस हेयर प्रणाली का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है बहुमत के आधार पर निर्वाचन में। और बच्चों, बहुमत क्या होता है? बहुमत होता है कुल का बट्टे 2 प्लस 1। समझने की बात है, हम लोग अपने जीवन में ज़्यादातर जो निर्वाचन देखते हैं वो साधारण निर्वाचन होते हैं। उसमें क्या होता है, जिसको ज़्यादा सीटें मिलें, जिसको ज़्यादा वोट मिले वही विजेता होता है, ठीक है ना। जैसे 100 टोटल वोट हैं, ABCDEFG चुनाव में खड़े हुए, एक को मिले 12, एक को मिले 14, एक को मिले 15, तो 15 वाला जीत गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ ज़्यादा से मतलब नहीं है, यहाँ हमें चाहिए कुल का बट्टे 2 प्लस 1, तब वो विजेता माना जाता है। क्लियर? यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग जो किया जाएगा, ठीक है, वो बहुमत के आधार पर जब हमें निर्वाचन कराने होंगे तब किया जाएगा। क्लियर? अब ये होते क्या हैं देखना बच्चों। मान के चलते हैं यूपी की जनसंख्या है 100, बिहार की जनसंख्या है 80, गोवा की जनसंख्या है 40। 10 लोगों पर एक सीट दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यूपी को कितनी सीटें मिल गई? 10। बिहार को कितनी मिल गई? 8। गोवा को कितनी मिल गई? 4। क्या आपके परिवार में ऐसा होता है बच्चों कभी कि बड़े भाई को ज़्यादा प्रॉपर्टी और छोटे को कम? कभी भी नहीं होता। अब यूपी भी राज्य है, गोवा भी राज्य है, यूपी भी राज्य है, गोवा भी राज्य है, तो बेटा गोवा कहेगा कि भैया मुझे तो यूपी के बराबर सीटें दो। तो गोवा को क्या समझाया जाएगा बच्चों? गोवा को समझाया जाएगा कि भैया ऐसा है, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उसे उतना ही ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। बच्चों सब कुछ नाम में है, बस समझने की देरी है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपात में प्रतिनिधित्व का दिया जाना। इन सब का रेशियो तो देखिए, सबका बराबर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब हमारे यहाँ जो निर्वाचन होते हैं वो जनसंख्या के आधार पर ही किए जाते हैं। एकल संक्रमणीय मत समझने के लिए पहले एक मत पत्र समझिए बच्चों। तीन कैंडिडेट खड़े हो गए जी। हम नॉर्मल वोट डालते हैं तो कैसे एक के सामने बटन दबा जाएंगे, या मॉल लगेगी, मोहर, अंगूठा लगेगा, अंगूठा, ऐसी तो करते हैं। लेकिन यहाँ वोट कैसे देते हैं? मैंने कहा कि मेरा पसंदीदा है बी,
अगर ये ना हो तो ए, ये ना हो तो ये। यहाँ मैं तीनों को वोट दूंगा वरीयता के क्रम में। यहाँ एक और चीज समझ लो, यहाँ भी ए लग दिया, आपने कहा बी मेरा दोस्त है, ए भी मेरा दोस्त है, दोनों बुरा ना मान जाए, दोनों के पे 1-1 लिख दिया आपने, वोट कैंसिल। आपने कहा ए मेरा दुश्मन, सी मेरा दुश्मन, मैं तो तीनों वोट ऐसे ही दूंगा 1 2 3, तब भी आपका वोट कैंसिल। आपको तीनों को वोट देना पड़ेगा, वरीयता के क्रम में देना पड़ेगा। अब इस मत का फायदा क्या होता है देखते हैं। ए बी सी 3 कैंडिडेट, टोटल वोट कितने हो गए 100 बट्टे 2 करते हैं +1, यानी कि बहुमत कितने पर निकला 51, क्योंकि हेयर प्रणाली का प्रयोग बहुमत के आधार पर ही किया जाता है। मान लो बच्चों 45 लोगों ने ए को नंबर 1 पर रखा, 40 लोगों ने बी को नंबर 1 पर रखा और 15 लोगों ने सी को नंबर 1 पर रखा। ठीक है ना, 15 लोगों ने सी को नंबर 1 पर रखा। तो अब आपके अनुसार आपको दिखाई दे रहा होगा किसी के पास 51 वोट हैं, नहीं है। तो क्या हम इस निर्वाचन प्रणाली को, इस चुनाव को कैंसिल कर दें, दोबारा से चुनाव कराएं? ऐसा नहीं। क्या होगा बच्चों, ये सी जिसे सबसे कम वोट मिले हैं इसे बाहर करो। ये बेटा 15 लोग कौन थे? 15 लोग वो थे जिन्होंने किसको, सी को नंबर 1 पे रखा। इन्होंने नंबर 2 पे भी तो किसी न किसी को रखा होगा, और जाहिर सी बात है सी को नहीं रखा होगा, क्योंकि सी को तो ये किस पे रख चुके हैं, नंबर 1 पे रख चुके हैं। इसलिए इन्होंने नंबर 2 पे किस किस को रखा होगा, या तो बी को और या ए को। मान लो बच्चों 8 लोगों ने इसे, 7 लोगों ने इसे नंबर 2 पे रखा, तो इसके वोट कितने हो गए 53, और इसे कितने चाहिए थे 51। तो निर्वाचन का विजेता कौन होगा, ए होगा। देखो सारा खेल मैंने बताया ना, नाम में है एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। वोटिंग कितनी बार हुई, सिंगल बार। वोट किसको दिया गया था, सी को, ट्रांसफर कर दिया गया किसको, ए और बी को, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। उम्मीद है बच्चों ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, मैं दोबारा से इसको एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं आपको कंप्लीट। आप बस पढ़ते रहिएगा, चीजों को समझते रहिएगा, रेगुलर रहिएगा। ठीक है ना, मैं आपको रेगुलर वीडियो दूंगा। ठीक है ना, तो आप इसे रेगुलर तरीके से पढ़ते रहिएगा बच्चों, नहीं बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी भाई, एक साथ इकट्ठा इतना काम नहीं कर पाएंगे। मैंने आज आपको समझाया कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। 3 मेंबर पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीनों का वर्णन आपको दे दिया। कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीनों के तीनों कौन, कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है ना, कैबिनेट मिशन के अनुसार सदस्य संख्या 389, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य, दोनों आपको समझा दिए। इसलिए इसे आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत कहते हैं। 389 मेंबर क्यों, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। सीमित मताधिकार है, यानी कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, 11 ब्रिटिश प्रांत हैं जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, 4 कमिश्नरी प्रांत हैं यहाँ, और 93 सदस्य कहाँ से लिए जा रहे हैं बच्चों, देसी रियासत से लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, सर्वाधिक आपको लिखा दिए हैं। ठीक है ना, एक और चीज बच्चों, कोई भी आपका क्वेश्चन हुआ करे तो आप नीचे कमेंट में लिख के दे दिया करें, मैं पढ़ के उसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या अगली क्लास में उसे जोड़ दूंगा मैं। ठीक है ना, आप हर वीडियो के बाद आप अपने कमेंट, अपने क्वेश्चंस लिख के दे दिया करें। निर्वाचित सदस्य 296 हैं। ठीक है ना, इनको 3 भागों में बांटा है, मुस्लिम, सिख और सामान्य में। ठीक है, निर्वाचन प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत। और इसमें ब्यौरा है बच्चों 296 निर्वाचित सदस्यों का कि किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली हैं। ठीक है ना, और यहाँ मैंने आपको समझाया है बच्चों क्या, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत को। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आगे का मैं जो लेकर आऊँगा बच्चों, वो अपनी संविधान सभा पार्ट 3 वीडियो के अंदर लेकर आऊँगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं
ठीक है, हल्के तरीके से आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सेम वही पढ़ाई मिलेगी आपको जो आपको ऑफलाइन में मिलती है बच्चों। ठीक है ना, आपको वीडियो पसंद आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से बोलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, AKT लाइव, और अगली वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग जो भी क्वेश्चन हो आप उसे लिख के दें मेरे को। ठीक है, थैंक यू बच्चों।